What do you like to say about the movie? It's not good. Like it's not that good. VFX and music is right, but everything is going wrong after that. फिल्म रिलीज होने से पहले काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म को लेकर। मेरे ख्याल से 8 से 10 साल लग गए फिल्म को बनाने में। वो बड़े पर्दे पर आपको फील हुआ कि ये बताइए? हाँ फील हुआ ना, लेकिन सीन ये था कि जो कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस का स्टोरी के साथ वो नहीं था. It's basically a badly written Crime Patrol episode dialogues mixed with a very bad Ekta Kapoor plot. And more than that, I think वो जो 6-7 साल आप बोल रहे हो, the entire point is अगर वो 6-7 साल और वो hype नहीं होती ना, and ये actors नहीं होता, I don't think anybody would have showed up for the film at all. जी जी आप बताएं। देखिए, एक फिल्म को बनाने में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, स्टोरी, डायलॉग, एक्टिंग और सब चीज़। इस फिल्म में सिर्फ वीएफएक्स था। मतलब अगर आप देखो फिल्म के फर्स्ट हाफ तक इतना एक्सपोजिशन हो गया पर आपको कुछ भी नहीं पता स्टोरी के बारे में। फर्स्ट हाफ के बाद आपको पता चलना शुरू होता है कि एक्चुअली में स्टोरी क्या है, शिवा कौन है। या पहले हाफ में वो शिवा इधर से उधर कूदते जा रहा है, घूमे जा रहा है, और जो चीज़ें रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स है, वो भी बहुत अनरियलिस्टिक है। उसको ईशा मिलती है एक रात और अगले दिन वो उसके साथ वाराणसी चली जाती है ऐसे ट्रिप पे। मतलब ये सब चीज़ें इन अ स्टोरी डेवलप करनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशंस एंड एवरीथिंग, वो बिल्कुल भी नहीं किया गया। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र के रिव्यूज का रिव्यू। आप इसको कह सकते हैं रिव्यू ऑफ रिव्यूज। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आज ब्रह्मास्त्र का पहला शो देखकर आए हैं और पहला शो देखकर आने के बाद उन्होंने अपना रिव्यू दिया है। तो इसमें बहुत सारी पब्लिक भी है और इसमें जो रिस्पेक्टेड रिव्यूअर्स हैं वो भी हैं। तो जहाँ तक पब्लिक की बात है, तो पब्लिक में तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जा रहे हैं और सबसे पहले तो उन्होंने जो इनकी क्लेम थी कि ये हाउसफुल चल रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी कि साहब कि जिसको आप हाउसफुल कह रहे हैं, जब अंदर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हॉल खाली है। तो लोगों ने इसके वीडियोस जारी कर दिए हैं और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो ये हाउसफुल का नाटक किया जा रहा है वो वही बॉलीवुड का वही पुराना स्वांग है। यानी बॉलीवुड का पुराना स्वांग जिसको कहते हैं कि कॉरपोरेट बुकिंग और फेक बुकिंग, और उस फेक बुकिंग के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया कि लोगों में बड़ा उत्साह है इसके प्रति, लेकिन वो भी एक बुलबुला निकला। जो लोग गए हैं आज सवेरे मॉर्निंग शोज में और उन्होंने वीडियो जारी करके बिल्कुल दिखा दिया, 3 बजे के शो के भी लोगों ने दिखा दिए, स्क्रीनशॉट दे दिए हैं जो बुकिंग एप्स हैं उनके, और उसमें भी दिख रहा है कि कोई हाउसफुल नहीं, 1/3 जो है वो कहीं कहीं भरा हुआ है। और जो सिंगल स्क्रीन है उन पे तो हालात बिल्कुल ही बदतर है। मल्टीप्लेक्सेस में 1/3 तक आज है और इसकी भी हवा कल तक निकल जाएगी। तो ये तो हुई जो ऑडियंस रिस्पॉन्स है उसकी बात। जो लोग जा रहे हैं वो लोग कुछ ज़्यादातर का रिएक्शन ये है कि हमारी तो समझ में नहीं आया ये क्या था। कुछ लोग हेडेक होने की शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के रिफंड माँग रहे हैं, इत्यादि, इत्यादि। ये जनरल है और जो कोई लोग यदि तारीफ़ कर भी रहे हैं, तो उनमें से ना तो कोई स्टोरी की तारीफ़ कर रहा है, ना कोई एक्टिंग की तारीफ़ कर रहा है, बस वे केवल विजुअल इफ़ेक्ट्स की तारीफ़ कर रहे हैं। अरे तो भई विजुअल इफ़ेक्ट्स ही देखनी थी तो उसके लिए फ़िल्म बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो हम टीवी पे भी देख सकते थे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना था, एक कैप्सूल बना के रिलीज़ कर देते। उसमें तो 1 करोड़ भी नहीं लगता, 410 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? चलिए, जो रिव्यूअर्स की बात है उस पर आ जाते हैं। तो जो इस समय का जो सबसे रिस्पेक्टेबल रिव्यूअर मानते हैं इंडस्ट्री में और उसको लोग ना तो राइट में मानते हैं ना लेफ्ट मानते हैं, उसका नाम है तरण आदर्श। तो तरण आदर्श क्या कहते हैं? तरण आदर्श ने इसको 5 में से 2 नंबर दिए और ये कहा किंग साइज डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि किंग साइज डिसअपॉइंटमेंट बताते हुए उन्होंने ये बताया कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला कि ये मूवी जो है ये कहना क्या चाह रही है। और ये आप और भी रिव्यूअर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि ज़्यादातर लोगों का यही विचार है। मैं तरण आदर्श का पढ़ देता हूँ कि हाई ऑन वीएफएक्स, लो ऑन कंटेंट। तरण आदर्श का कहना है हाई ऑन वीएफएक्स, लो ऑन कंटेंट और सेकंड हाफ नोज डाइव्स। तो ये तो हुई तरण आदर्श की बात। अब हम दूसरे और जो है उनके ले लेते हैं। आइए भारती प्रधान की बात करते हैं। भारती प्रधान ने लहरें.com में ये काफ़ी प्रसिद्ध और
रिस्पेक्टेबल रिव्यूअर है। ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि भाई ये पूरा का पूरा स्पेशल इफेक्ट का मामला है। स्पेशल इफेक्ट ने पूरी तरह से जो कहानी है उसका कचरा निकाल के रख दिया है, और 1.5 आउट ऑफ 5 ये भारती प्रधान दे रही है। उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस को तो आप नहीं कह सकते कि वो किसी भी तरह से हमारे बायकॉट गैंग में मिला हुआ हो। तो उसके लिए इशिता भार्गव ने जो रिव्यू किया है उसमें वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि ये फिल्म एक 4 साल के बच्चे के लिए तो बहुत अच्छी है। अब इसी से आप समझ जाइए कि इस फिल्म का क्या हाल होने वाला है। वैसे तो मैं आपको कह सकता हूँ आज ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जो भी मेरी बात हो रही है और जो भी मैं रिएक्शंस देख रहा हूँ, कि ये फिल्म जो है वो संभवतः बॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लॉप होने वाली है। और ये ट्रायलॉजी है, ये पार्ट 1 चल रहा है, तो यदि पार्ट 1 का ये हाल है तो बाकी पार्ट्स का क्या होगा? फिर एक आप देखिए, जो सिने ब्लूज की ओर से विशाल वर्मा ने दिया है रिव्यू, ये मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, इसके लिंक्स हम दे देंगे आपको। तो विशाल वर्मा का कहना है, अंग्रेजी में ही पढ़ देता हूँ, एन इंसल्टिंगली क्रिंज वर्दी हाराकीरी। हाराकीरी जानते हैं आप? सुसाइड जिसको बोलते हैं। इंसल्टिंगली क्रिंज वर्दी हाराकीरी इसको बताया इन्होंने। और जो भी मैं देख रहा हूँ, जो कथा है वो ऐसी भी बचकानी है, जो पूरी की पूरी कहानी बनी हुई है वो ऐसी बचकानी है कि इसमें जो है एक कोई क्लब होता है, उस क्लब का नाम ब्रह्मांश होता है। उस ब्रह्मांश क्लब का यह उत्तरदायित्व होता है कि वो कुछ प्राचीन अस्त्रों को बचा के रखे। उसमें से एक ब्रह्मास्त्र होता है जिसके 3 टुकड़े करके इसको अलग-अलग स्थानों पर रख दिया जाता है। और ब्रह्मांश के एक गुरुजी होते हैं जो उस क्लब के ओनर होते हैं, वो हैं अमिताभ बच्चन। और उन अमिताभ बच्चन का काम है एक इसको बचा के रखना। और दूसरी ओर जुनून नाम के, याद देखिए आप ज़रा, ये साफ-साफ दिखता है कि जब मौलाना, यानी इसके जो लेखक हैं वो हैं हुसैन दलाल, तो जब मौलाना जो हैं वो महाभारत के अस्त्रों का विवेचन करने लग जाएंगे तो इसी तरह का कंटेंट वो देंगे। एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई ये विजुअल इफेक्ट की बात जो लोग कर रहे हैं, तो मुझे तो जो महाभारत बनी थी बी आर चोपड़ा की, जो आज से 25 साल पहले बनी थी, उसके विजुअल इफेक्ट्स जो थे वो भी इससे बेहतर इसलिए थे कि उनमें कम से कम कुछ सेंस तो था, उसका कोई उद्देश्य तो था। इसके तो विजुअल इफेक्ट्स जो है वो पूरी तरह से माइंडलेस है। तो ये गुरुजी जो हैं ब्रह्मांश वाले, ये बचा रहे हैं इन अस्त्रों को। और इन अस्त्रों के अजीब-अजीब से नाम है, उसमें ब्रह्मास्त्र भी है। ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर जो है वो रणवीर कपूर बन जाता है कि साहब ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए एक कोई दैवी संयोग हो जाता है जिसमें रणवीर कपूर जो है वो उसके रक्षक नियुक्त कर दिए जाते हैं। कैसे नियुक्त कर दिए जाते हैं किसी को नहीं पता। और उस नियुक्ति के साथ-साथ में बीच में आ जाती हैं कूद के ईशा, यानी कि आलिया भट्ट। और उसके बाद फिर उनका प्रेम प्रसंग शुरू शुरू आरंभ हो जाता है। प्रेम प्रसंग आरंभ होने के साथ-साथ में ब्रह्मास्त्र और पूरे के पूरे ब्रह्मांड की बात तो दूर हो, वो पता चलता है कि प्यार में ही सब कुछ है। प्यार जो है इसका भी एक बड़ा भारी किस्सा है। ये सारा का सारा जो है आप ये इश्क और प्यार ही सब कुछ है, प्यार की ताकत और इतना सब आपने देखा है। ये सब का सब सूफ़ी लिटरेचर से ली हुई बकवास है। और सूफ़ी लिटरेचर से ली हुई बकवास इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो सूफ़ी में, सूफियाना में जो रूहानी इश्क है खुदा के लिए, उसको इन्होंने जिस्मानी इश्क, इस सांसारिक इश्क बना के और उसको पूरी तरह से डिग्रेड करके और डिकम्पोज किया हुआ है हमारे उर्दू शायरों ने। और उन उर्दू शायरों के
मूर्खताओं को इस पूरी तरह से जो इन्होंने फॉलो किया है, उसका यह परिणाम है कि ब्रह्मास्त्र बनी है। और इस ब्रह्मास्त्र का नाम इस पूरी स्टोरी में जो मैंने आपको बताई कि उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुनून नाम की एक विलन है, वो मौनी रॉय को उसका रोल दिया गया है। अब मौनी रॉय को आपने सदैव धार्मिक पात्रों में देखा है। मैं जो मौनी रॉय को याद करता हूँ तो वो महादेव सीरियल जो था, बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा ही लोकप्रिय सीरियल था महादेव, तो उसकी सती के रूप में मेरे मन में उनका विचार आता है। नागिन जो सीरियल था उसकी नागिन के रूप में उनका विचार आता है। तो उनको अचानक आपने जुनून नाम से, उस विलेन का नाम भी देखिए, जुनून। इसीलिए जो मैंने अभी भी कहा आपको कि महाभारत का यदि वर्णन आप किसी मौलाना से कराएंगे तो इसी तरह से होगा। तो वो जुनून जो है वो ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करना चाहती है और ब्रह्मांश के जो गुरुजी हैं वो उसको रोकना चाहते हैं। और इस सारे में प्रेम कथा फिट हो जाती है हमारे रणबीर सिंह की, जो अपने हाथ में ट्यूबलाइट लेके और तरह तरह के विजुअल इफेक्ट्स की करता रहता है। और ये पूरी कहानी है। अब इस कहानी के लिए 2.5 घंटे की फिल्म क्यों बनाई गई और तरह तरह के अजीब अजीब नमूने बना के और उसमें अस्त्रों के नाम क्यों रखे गए, वानरास्त्र कहाँ से आ गया और वानरास्त्र की जगह पवन अस्त्र कहाँ से आ गया। प्रतीक बोराड़े जी का कहना है कि वो तो 1 नंबर देना चाहते हैं क्योंकि इससे कम वो देते नहीं है, लेकिन वो वैसे तो ये फिल्म जो है वो 1 भी नंबर डिजर्व नहीं करती है। कल 7 बजे हम इसका विस्तृत रिव्यू प्रतीक जी के साथ करेंगे, इसलिए अभी मैं और अधिक इस पर चर्चा नहीं करके आपको ये बता दूं कि मेरा निष्कर्ष इस सबको देखने के बाद ये है कि ये ब्रह्मास्त्र, इसके जो कंक्लूजन्स हैं मेरे अनुसार कि नंबर 1, इसमें कथानक के नाम पर कुछ नहीं है। नंबर 2, इसमें पूरे के पूरे विजुअल इफेक्ट्स ने जो भी छोटी मोटी कहानी है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और तीसरे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये मान के चलते हैं कि जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है, और इस चक्कर में ये जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मास्त्र है वो मूर्खास्त्र बन के रह गया है। अब आपको यदि मूर्ख बनना हो तो अवश्य इस फिल्म को देखने जाना, वरना दूर से जहां ब्रह्मास्त्र दिखाई पड़े वहां आप तो तुरंत नाम ले लेना पवन सुत हनुमान की जय बोल के, और ये कह देना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम।